हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 11 का पॉलिटी का चैप्टर नंबर 1 रिवाइज करेंगे जिसका नेम है कॉन्स्टिट्यूशन वाई एंड हाउ। तो इस वीडियो में हम क्या देखेंगे, क्या पढ़ेंगे। व्हाट अ कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स, व्हाट अ कॉन्स्टिट्यूशन डज टू द सोसाइटी, हाउ कॉन्स्टिट्यूशन गवर्न्स द एलोकेशन ऑफ पावर इन सोसाइटी, व्हाट वाज द वे इन विच द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज मेड। तो ये सभी पॉइंट्स को हम कवर करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे वाई डू वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन, आखिर हमें कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों है। तो इसमें पहला पॉइंट है कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज कोऑर्डिनेशन एंड अश्योरेंस। इसका क्या मतलब हुआ। कॉन्स्टिट्यूशन एक बेसिक लीगल डॉक्यूमेंट होता है जो सोसाइटी के लिए रूल्स और प्रिंसिपल्स डिफाइन करता है। सोसाइटी में लोग डाइवर्स हैं, जैसे कि रिलीजन, प्रोफेशन, वेल्थ, एज और इंटरेस्ट सब अलग होते हैं। इस डाइवर्सिटी की वजह से कन्फ्लिक्ट और डिस्प्यूट्स होना नेचुरल है, जैसे प्रॉपर्टी राइट्स, एजुकेशन, सिक्योरिटी और डिस्क्रिमिनेशन के इशू। ऐसे में सोसाइटी को साथ में पीसफुली रहने के लिए कुछ बेसिक रूल्स चाहिए होते हैं। ये रूल्स पब्लिकली नोन, क्लियर, डिफाइंड और लीगली इन्फोर्सेबल होने चाहिए। जब रूल्स इन्फोर्सेबल होते हैं तो लोगों को अश्योरेंस मिलता है कि सब उन्हें फॉलो करेंगे और रूल ब्रेक करने पर पनिशमेंट मिलेगी। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन का फर्स्ट फंक्शन है सोसाइटी के मेंबर के बीच कोऑर्डिनेशन और अश्योरेंस प्रोवाइड करना, ताकि सब लोग सिक्योरिटी और ट्रस्ट के साथ एक साथ रह सके। सेकेंड फंक्शन इज स्पेसिफिकेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर। बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन एक फंडामेंटल प्रिंसिपल का सेट होता है जो बताता है कि स्टेट कैसे गवर्न होगी। सबसे पहले और इम्पॉर्टेंट सवाल होता है हु गेट्स टू डिसाइड कि सोसाइटी के लॉज क्या होंगे, क्योंकि अलग अलग लोगों की प्रेफरेंसेस अलग होती हैं। इसलिए ये डिसाइड करना ज़रूरी होता है कि डिसीजन मेकिंग पावर किसके पास होगी। कॉन्स्टिट्यूशन एलोकेशन ऑफ पावर डिफाइन करता है कि अलग अलग सिस्टम में पावर अलग तरह से होती है, जैसे कि मोनार्कियल कॉन्स्टिट्यूशन में मोनार्क डिसाइड करता है, वन पार्टी सिस्टम में सिंगल पार्टी और डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन में ब्रॉडली पीपल डिसाइड करते हैं। लेकिन डेमोक्रेसी में भी सवाल है कि पीपल कैसे डिसाइड करें, डायरेक्ट वोटिंग से या इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ। अगर रिप्रेजेंटेटिव्स डिसाइड करते हैं तो उनका इलेक्शन प्रोसेस, नंबर और पावर्स भी डिफाइन करनी पड़ती हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये क्लियरली स्पेसिफाइड है कि पार्लियामेंट लॉज और पॉलिसीज डिसाइड करती हैं और पार्लियामेंट का स्ट्रक्चर भी कॉन्स्टिट्यूशन ही डिफाइन करता है। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन का सेकंड फंक्शन है ये स्पेसिफाई करना कि सोसाइटी में डिसीजन मेकिंग पावर्स किसके पास होंगी और गवर्नमेंट कैसे कॉन्स्टिट्यूटेड होगी। सिर्फ ये डिसाइड करना काफ़ी नहीं होता है कि डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी किसके पास होगी। अगर गवर्नमेंट अपनी पावर्स का मिसयूज़ करके अनफेयर और अनजस्ट लॉ बना दे, जैसे रिलीजियन प्रैक्टिस पर बैन, फ्रीडम ऑफ स्पीच या फिर फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन पर रिस्ट्रिक्शंस, आर्बिट्रेरी अरेस्ट या डिस्क्रिमिनेशन, तो सोसाइटी के लिए प्रॉब्लम हो जाती है। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन का थर्ड फंक्शन है गवर्नमेंट की पावर पर लिमिटेशन लगाना। ये लिमिट्स फंडामेंटल होती हैं जिन्हें गवर्नमेंट कभी क्रॉस नहीं कर सकती। कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट की पावर को लिमिट करने के लिए फंडामेंटल राइट्स डिफाइन करते हैं जो सब सिटीजन को मिलते हैं और जिन्हें गवर्नमेंट वायलेट नहीं कर सकती। इनमें प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्बिट्रेरी अरेस्ट, बेसिक लिबर्टीज़ जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन और फ्रीडम टू कंडक्ट ट्रेड और बिजनेस शामिल हैं। हाँ, नेशनल इमरजेंसी के टाइम पर कुछ राइट्स टेम्परेरीली लिमिट हो सकते हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली स्पेसिफाई करता है कि किस सर्कमस्टांसिस में और किस एक्सटेंट तक ये राइट्स विड्रॉ किए जा सकते हैं। सिर्फ डिसीजन मेकिंग पावर और डिफाइन करना और गवर्नमेंट पर लिमिटेशन लगाना ही काफ़ी नहीं होता। मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशंस, खासकर 20th सेंचुरी कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नमेंट को पॉजिटिव एक्शंस लेने के लिए अनेबल भी करते हैं ताकि सोसाइटी के एस्पिरेशंस और गोल्स पूरे हो सके। इसका बेस्ट एग्जांपल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। जिन सोसाइटीज़ में डीप इनक्वालिटी होती है वहाँ कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट को एम्पावर करता है ताकि वो इनक्वालिटी, डिस्क्रिमिनेशन और डेप्रिवेशन को दूर कर सके।
जैसे इंडिया का गोल है कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करना, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट को नेसेसरी स्टेप्स लेने का पावर देता है। इस तरह साउथ अफ्रीका कॉन्स्टिट्यूशन ने रेशियल डिस्क्रिमिनेशन एंड करने के लिए गवर्नमेंट को अनेबल किया। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का विजन ये था कि हर इंडिविजुअल को मिनिमम डिग्निटी, सोशल सेल्फ रिस्पेक्ट, मटेरियल वेलबींग और एजुकेशन मिले। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन में अनेबलिंग प्रोविजंस दिए गए हैं जो प्रीएम्बल, फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के थ्रू गवर्नमेंट को वेलफेयर मेजर्स लेने के लिए गाइड करते हैं। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन का फोर्थ फंक्शन है गवर्नमेंट को सोसाइटी के एस्पिरेशंस फुलफिल करने के लिए एम्पावर करना और जस्ट सोसाइटी के लिए कंडीशंस क्रिएट करना। फिफ्थ एंड लास्ट फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज फंडामेंटल आइडेंटिटी ऑफ अ पीपल। कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी सोसाइटी की फंडामेंटल आइडेंटिटी एक्सप्रेस करता है। लोग अलग अलग सोशल आइडेंटिटीज के साथ होते हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक नॉर्म्स एंड प्रिंसिपल को एक्सेप्ट करके एक कलेक्टिव पॉलिटिकल आइडेंटिटी बनते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन एक ओवर आर्चिंग फ्रेमवर्क देता है जिसमें इंडिविजुअल्स अपनी एस्पिरेशंस, गोल्स और फ्रीडम परस्यू करते हैं। ये अथॉरिटेटिव कंस्ट्रेंट्स और फंडामेंटल वैल्यूज़ डिफाइन करता है जिसे क्रॉस नहीं किया जा सकता, इसलिए ये एक मॉरल आइडेंटिटी भी देता है। अलग अलग कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशन में डिफरेंसेस होते हैं, लेकिन मोस्ट मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन डेमोक्रेसी और बेसिक राइट्स को प्रोटेक्ट करते हैं। जैसे जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन एथनिक आइडेंटिटी पर बेस्ड था, जबकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सिटीजनशिप को एथनिसिटी से लिंक नहीं करता। इस तरह कॉन्स्टिट्यूशन नेशन की नेशनल आइडेंटिटी डिफाइन करता है। तो अब सवाल है कि व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन एक डॉक्यूमेंट या सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स होता है जो स्टेट के स्ट्रक्चर, फंक्शन और नॉर्म्स डिफाइन करता है। कुछ कंट्रीज जैसे यूनाइटेड किंगडम में एक सिंगल रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता, जबकि ज़्यादातर कंट्रीज में एक कॉम्पैक्ट रिटन डॉक्यूमेंट होता है। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? इट इज़ अ इम्पैक्ट डॉक्यूमेंट दैट comprises a number of articles about the state specifying how the state is to be constituted and what norms it should follow. Or it is a document or set of documents that lays down the basic structure of the state. It defines how the government is formed, how power is distributed, the rights and duties of citizen and the principles the state must follow. अब सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल है कॉन्स्टिट्यूशन इफ़ेक्टिव कैसे होता है। सिर्फ पेपर पर लिखना काफ़ी नहीं होता। कॉन्स्टिट्यूशन की इफ़ेक्टिवनेस का एक मेजर फैक्टर है मोड ऑफ प्रोमलगेशन, यानी कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना और किसने बनाया। जो कॉन्स्टिट्यूशंस पॉपुलर नेशनल मूवमेंट्स के बाद बनते हैं, जैसे कि इंडिया, साउथ अफ्रीका और यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, उन्हें ज़्यादा लेगिटिमेसी और पब्लिक अथॉरिटी मिलती है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बनाया जिसमें पॉपुलर लीडर्स थे और इसने नेशनल कंसेंसस रिफ्लेक्ट किया। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन created by a constituent assembly between December 1946 and November 1949. It drew upon the nationalist movement that had a remarkable ability to take along different sections of Indian society together. तो ये डेट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखनी है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज वाइडली एक्सेप्टेड एंड फॉलोड इवन विदाउट अ रिफरेंडम। तो रिफरेंडम क्या होता है? The people of a country give vote on the desirability of the constitution. Next is the substantive provinces of a constitution. एक सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन वही होता है जो सोसाइटी के हर ग्रुप को उसके प्रोविजंस एक्सेप्ट करने का रीज़न देता है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन माइनॉरिटीज़ को ऑप्रेस करे या पावर सिर्फ कुछ ग्रुप्स में कंसंट्रेट करे तो वो लेगिटिमेसी खो देता है। कॉन्स्टिट्यूशन का गोल परफेक्ट जस्टिस नहीं बल्कि बेसिक जस्टिस का फ्रेमवर्क देना होता है। द मोर अ कॉन्स्टिट्यूशन प्रिजर्व्स द फ्रीडम and equality of all its members, the more likely it is to succeed. Next is balanced institutional design. Constitutions are often threatened by small powerful groups rather than by the people. To prevent this, well-designed constitution intelligently distribute powers so that no single institute can dominate it. तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बैलेंस इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन है जहाँ
पावर हॉरिजॉन्टली फ्रेगमेंटेड है। लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और इंडिपेंडेंट बॉडीज जैसे इलेक्शन कमीशन के बीच ये चेक्स एंड बैलेंसेस इंश्योर करता है ताकि कोई एक इंस्टीट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन को सबवर्ट ना कर सके। और एक अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी के बीच बैलेंस रखता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक लिविंग डॉक्यूमेंट है जो कोर वैल्यूज़ प्रिजर्व करते हुए चेंजिंग सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से एडजस्ट करता है। इस वजह से कॉन्स्टिट्यूशन पब्लिक का ट्रस्ट, एलिगेंस एंड अथॉरिटी मेंटेन करता है। अ कॉन्स्टिट्यूशन गेन अथॉरिटी व्हेन इट इज फ्रेम्ड बाय द क्रेडिबल पीपल, प्रिवेंट्स कंसंट्रेशन ऑफ द पावर, इंश्योर जस्टिस एंड रिफ्लेक्ट्स द होप एंड एस्पिरेशन ऑफ पीपल। हाउ वॉज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेड? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्मली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बनाया। इसकी फर्स्ट मीटिंग 9 दिसंबर 1946 को हुई और 14 अगस्त 1947 के बाद ये डिवाइडेड इंडिया के लिए रीअसेंबल हुई। मेंबर का सिलेक्शन इनडायरेक्ट इलेक्शन से हुआ जो प्रोविजनल लेजिस्लेटिव असेंबलीज के मेंबर ने किया इन 1935। असेंबली का स्ट्रक्चर कैबिनेट मिशन प्लान के अकॉर्डिंग था। प्रोविंसेस को 292 सीट्स और प्रिंसली स्टेट्स को 93 सीट्स दिए गए जो पॉपुलेशन रेशियो ऑफ 1:10 लाख पर बेस थे। प्रोविंशियल सीट्स को मुस्लिम, सिख और जनरल कैटेगरी में पॉपुलेशन के हिसाब से डिवाइड किया गया। मेंबर का इलेक्शन प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव विद सिंगल ट्रांसफरेबल वोट से हुआ। इस तरह प्रोसेस ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को रिप्रेजेंटेटिव, क्रेडिबल और लेगिटिमेट बनाया जिससे उसकी अथॉरिटी और पब्लिक रिस्पेक्ट एस्टेब्लिश हुई। कंपोजिशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अंडर द प्लान ऑफ 3 जून 1947। पार्टीशन के बाद जो मेंबर पाकिस्तान टेरिटरीज से थे वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से हटा दिए गए। इसके बाद असेंबली के टोटल मेंबर 299 रहे जिसमें से 284 मेंबर्स ने 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन पर साइन किए। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम्ड ड्यूरिंग द वायलेंस ऑफ पार्टीशन ड्राफ्टेड अंडर एक्सट्रीम प्रेशर एंड क्राइसिस। कॉन्स्टिट्यूशन पार्टीशन वायलेंस के डिफिकल्ट बैकग्राउंड में ड्राफ्ट हुई लेकिन फ्रेमर्स ने इससे सीख लेते हुए सिटीजनशिप का नया कॉन्सेप्ट दिया जहां माइनॉरिटीज सिक्योर थे और रिलीजियस आइडेंटिटी का सिटीजनशिप राइट पर कोई इफेक्ट नहीं हुआ था। भले ही असेंबली यूनिवर्सल सफरेज से इलेक्टेड नहीं थी फिर भी उसे रिप्रेजेंटेटिव बॉडी बनाने की सीरियस कोशिश की गई। So members from all the major religions were included. 26 representatives belonged to scheduled classes. The Indian National Congress dominated the assembly with about 82% of the seats after partition. Despite this dominance, the Congress was internally diverse and included a wide range of political views. नेक्स्ट इज द प्रिंसिपल ऑफ डेलिब्रेशन। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की अथॉरिटी सिर्फ उसकी रिप्रेजेंटेटिवनेस से नहीं बल्कि डेलिब्रेटिव प्रोसीजर्स, डेमोक्रेटिक वैल्यूज और डेलिब्रेटिव प्रोसेस से आई। मेंबर्स पार्टिसिपेटेड एज नेशन बिल्डर्स नॉट merely एज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ देयर ओन कम्युनिटीज और आइडेंटिटीज। डिसएग्रीमेंट एग्जिस्टेड बट देयर वर mostly based on the differences of principle, not personal or group interest. Fundamental issues were discussed or debated in the depth, such as center-state relations, judicial powers, property rights, centralization versus decentralization. Universal adult suffrage was the only provision passed without debate, showing strong democratic consensus. The assembly practiced public reason where arguments were justified through logic and principle rather than self-interest. Giving reason to others encouraged members to think beyond narrow interests. The extensive debates reflects a high level of democratic commitment. Constituent Assembly debates are landmark in constitutional history and comparable to the French and American revolutions. तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का क्या प्रोसीजर रहा? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रोसीजर में पब्लिक रीजन को बहुत इंपॉर्टेंस दी गई। इट एम्फेसाइज थ्रू ट्रांसपेरेंट एंड डेमोक्रेटिक प्रोसीजर्स, डिसीजन बेस्ड ऑन रीजन डिबेट, नॉट फोर्स और मेजॉरिटी अलोन। असेंबली ने 8 मेजर कमेटीज बनाई जिन्हें लीडर जैसे कि जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने चेयर किया। इस प्रोसीजर के सेशन पब्लिक और प्रेस दोनों के लिए ओपन थे।
कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डाइवर्सिटी ऑफ व्यूज थे, जैसे कि डिसएग्रीमेंट बिटवीन अंबेडकर वर्सेस कांग्रेस, नेहरू एंड पटेल, एंड देयर वाज आल्सो कोऑपरेशन बिकॉज दे वर्क टुगेदर फॉर कॉन्स्टिट्यूशन. ड्राफ्टिंग प्रोसेस. Committee drafter provision. Drafts were presented to the full assembly, debated thoroughly. Aim was to reach, and these drafts were debated thoroughly, and its aim was to reach consensus. Consensus-based provisions protect all interests. Decision making. Consensus preferred. No harm to any group. Voting if needed. Written replies to all the concerns. तो असेंबली की जो मीटिंग थी 2 साल 11 मंथ में 166 बार हुई और सेशंस वर ओपन टू द पब्लिक एंड प्रेस. इट इंश्योर्ड डेमोक्रेटिक legitimacy, inclusiveness, accountability, strengthen faith in the Indian Constitution. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का प्रोडक्ट नहीं है, बल्कि ये नेशनलिस्ट मूवमेंट की इनहेरिटेंस है. फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान जो प्रिंसिपल वैल्यूज़ और डिबेट हुई, जैसे कि फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इनइक्वालिटीज़ और कोर वैल्यू, उन्हीं को ही कॉन्स्टिट्यूशन में फाइनल शेप दी गई. कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इनहेरिटेड प्रिंसिपल फ्रॉम द फ्रीडम स्ट्रगल, गेव देम लीगल एंड कंक्रीट वैल्यू. इसका बेस्ट एग्जांपल ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन 1946 है, जो जवाहरलाल नेहरू ने मूव की. इस रेजोल्यूशन ने कॉन्स्टिट्यूएंट के एम, एस्पिरेशन और सब्सटेंटिव प्रोविजंस को डिफाइन किया. इस बेस पर कॉन्स्टिट्यूशन ने इक्वालिटी, लिबर्टी, डेमोक्रेसी, सॉवरेनिटी, कॉस्मोपॉलिटन आइडेंटिटी को इंस्टीट्यूशनल फॉर्म दी. इसीलिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ रूल का कलेक्शन नहीं, बल्कि एक मॉरल कमिटमेंट है जो नेशनलिस्ट मूवमेंट के प्रॉमिस को फुलफिल करने के लिए बनाया गया. मेन पॉइंट्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन 1946. ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कोर प्रिंसिपल्स डिफाइन किए हैं. इसके अकॉर्डिंग इंडिया एक इंडिपेंडेंट सोवरेज रिपब्लिक है और एक यूनियन है जिसमें ब्रिटिश, इंडियन टेरिटरीज और इंडियन स्टेट शामिल हैं. यूनियन के अंदर ऑटोनोमस यूनिट्स को पावर मिलती है एक्सेप्ट जो यूनियन को असाइंड है. सारी सोवरेज पावर ऑफ इंडिया से फ्लो करती है. कॉन्स्टिट्यूशन सब लोगों को सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड फंडामेंटल फ्रीडम टू स्पीच, एक्सप्रेस, बिलीव, फेथ एंड वर्शिप गारंटी करती है, सब्जेक्ट टू लॉ एंड पब्लिक मोर्टेलिटी. इसमें माइनॉरिटीज़, बैकवर्ड क्लासेस और ट्राइबल एरिया के लिए सेफगार्ड्स को प्रोविज़न है. कॉन्स्टिट्यूशन टेरिटरीज इंटीग्रिटी, सोवरेज राइट्स और वर्ल्ड पीस एंड वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड को भी प्रमोट करता है. कॉन्स्टिट्यूशन की इफेक्टिवनेस का तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है बैलेंस इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट. गवर्नमेंट को डेमोक्रेटिक होना चाहिए और वेलफेयर ऑफ पीपल के लिए कमिटेड होना चाहिए. इसलिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी के बीच प्रॉपर बैलेंस बनाया. इस प्रोसेस से पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और फेडरल अरेंजमेंट अडॉप्ट किया गया, जिसमें पावर लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव के बीच और स्टेट्स और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच डिस्ट्रीब्यूट होती है. कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने दूसरी कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रेडिशन से आइडिया बोरो किया, लेकिन ये सेल्फिश इमिटेशन नहीं थी. हर प्रोविज़न को ये देखकर अडॉप्ट किया गया कि वो इंडियन कंडीशन, प्रॉब्लम और एस्पिरेशन के लिए सूटेबल हो. इस तरह से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने ग्लोबल आइडिया को अपनी नीड के हिसाब से अडेप्ट किया. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने कई कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न बोरो किए, लेकिन उन्हें इंडियन नीड के हिसाब से अडेप्ट किया. ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से फर्स्ट पास द पोस्ट, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, द आइडिया ऑफ द रूल ऑफ लॉ, इंस्टीट्यूशन ऑफ द स्पीकर एंड हिज रोल, लॉ मेकिंग प्रोसीजर लिए गए. यूनाइटेड स्टेट्स कॉन्स्टिट्यूशन से चार्टर्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स, पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू एंड इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी के प्रिंसिपल अडॉप्ट किए गए. कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से अ क्वासी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, अ फेडरल सिस्टम विद अ स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट, द आइडिया ऑफ रेजिडुअल पावर्स लिए गए. फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से प्रिंसिपल ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रैटर्निटी का कॉन्सेप्ट आया. आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का कॉन्सेप्ट लिया गया. इस तरह से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक यूनिक ब्लेंड है डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रेडिशंस का.
इसके साथ ही हमारा आज का टॉपिक जो है कंप्लीट हुआ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। तो मिलते हैं हम अब नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।